ओके गाइस, तो पेटेंट का लेफ्ट ओवर पोर्शन जो हमारे लिए बचा हुआ है उसको हम लोग देख लेते हैं। अगर किसी पेटेंट ओनर को पेटेंट सरेंडर करना है, जो पेटेंट की लाइफ होती है, अगर पेटेंट की लाइफ खत्म होने के पहले उसको पेटेंट को सरेंडर करना है तो वो स्यू मोटो सरेंडर कर सकता है, अपने आप पेटेंट को सरेंडर कर सकता है। इसका पूरा डिस्कशन एक्चुअली कहां पर दिया हुआ है, सेक्शन 63 में। क्या क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले कंट्रोलर को नोटिस दे दो, गिव नोटिस टू कंट्रोलर। Second, controller shall publish the offer in the prescribed manner and also notify every person other than patentee whose name appears in the register as having interest in the patent। क्या मतलब हुआ समझना। हम चार पांच लोगों ने पेटेंट के लिए अप्लाई करा था, हमको पेटेंट मिल गया, मतलब वी आर जॉइंट ओनर्स ऑफ द पेटेंट। जॉइंट ओनर्स में से एक ओनर ने पेटेंट को सरेंडर करने की एप्लीकेशन दी, तो कंट्रोलर तब तक पेटेंट की सरेंडर एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं करेगा जब तक कि दूसरे पेटेंट ओनर्स की कंसेंट नहीं आ जाए। वो सारे पेटेंट ओनर्स को नोटिफाई करेगा, ठीक है। थर्ड, एनी पर्सन इंटरेस्टेड में विद इन प्रिस्क्राइब्ड मंथ्स, आपके कोर्स में हालांकि प्रिस्क्राइब्ड मंथ्स नहीं है लेकिन ये कितने हैं, 3 महीने। दैट मीन्स एनी पर्सन इंटरेस्टेड में विद इन 3 months आफ्टर सच पब्लिकेशन give notice of opposition to controller, and where such notice is given, controller shall notify the patentee। जॉइंट ओनर में से एक ओनर ने पेटेंट की सरेंडर करने की एप्लीकेशन दी, दूसरे जॉइंट ओनर्स को इंफॉर्मेशन मिल गई, पब्लिकेशन हो गया। किसी भी जॉइंट ओनर को अगर इस पर ऑब्जेक्शन होगा सरेंडर पर, तो वो ऑब्जेक्शन किसको फाइल कर देगा, कंट्रोलर को, और कंट्रोलर इस ऑब्जेक्शन का नोटिस किसको कन्वे कर देगा, जिस पेटेंटी ने सरेंडर करने की एप्लीकेशन दी है, ठीक है। इफ द कंट्रोलर इज सेटिस्फाइड आफ्टर हियरिंग पेटेंटी एंड अपोनेंट that the patent may properly be surrendered, he may accept the offer and by order revoke the patent। इसका मतलब फाइनल डिसीजन एक्चुअली किस पर लाई करता है, कंट्रोलर पर। कंट्रोलर को लगता है कि हम पेटेंट को आराम से सरेंडर कर सकते हैं, वो सरेंडर की एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज उसको वो रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। देन नेक्स्ट, ग्राउंड्स फॉर रिवोकेशन ऑफ पेटेंट। व्हाट डू यू मीन बाय रिवोकेशन? रिवोकेशन मतलब क्या होता है, समझो। किसी भी पेटेंट के अगेंस्ट हम ऑपोजिशन फाइल कर सकते हैं। कब कब ऑपोजिशन फाइल कर सकते हैं? 2 ऑपोजिशन होते हैं, प्री ग्रांट एंड पोस्ट ग्रांट। प्री ग्रांट ऑपोजिशन कब होता है? बिफोर द ग्रांट ऑफ पेटेंट। पेटेंट ग्रांट करने के पहले प्री ग्रांट हो सकता है, और पेटेंट ग्रांट हो गया तो उसके बाद भी हम ऑपोजिशन फाइल कर सकते हैं। लेकिन पोस्ट ऑपोजिशन की टाइम लिमिट अगर निकल गई तो किसी भी पर्सन के पास एक और मौका होता है अंडर सेक्शन 64 कि वो पेटेंट के अपोज में अपनी एप्लीकेशन दे दे। उसको हम रिवोकेशन एप्लीकेशन बोलते हैं, उससे पेटेंट को रिवोक कर सकते हैं अंडर सेक्शन 64। सो पर्सन्स हैव मिस्ड प्री और पोस्ट ऑपोजिशन अपॉर्चुनिटी, सो वो कौन से सेक्शन को यूज करते हैं, सेक्शन 64। सो एनी पर्सन कैन पुट पिटिशन, बस ये ध्यान रखना, प्री ग्रांट और पोस्ट ग्रांट ऑपोजिशन में हम ऑपोजिशन की एप्लीकेशन किसको देंगे, कंट्रोलर को। यहां पर एप्लीकेशन किसको देनी पड़ती है, आईपीडी, यू हैव टू अप्रोच इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट डिवीजन एट हाई कोर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आई रिपीट। प्री ग्रांट ऑपोजिशन या पोस्ट ग्रांट ऑपोजिशन में अगर आप ऑब्जेक्शन फाइल कर रहे हो कि पेटेंट ग्रांट मत करो, एप्लीकेशन सिंपली किसको देनी है, कंट्रोलर को। लेकिन अगर बाय चांस आप सेक्शन 64 को यूज कर रहे हो तो रिवोकेशन की एप्लीकेशन आप दे सकते हो, लेकिन यहां पर किसको अप्रोच करोगे, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में कौन सा डिवीजन है, आईपीडी, फुल फॉर्म क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट डिवीजन। क्लियर? ओके। इसके ग्राउंड्स वही हैं जो हमने प्री ग्रांट और पोस्ट ग्रांट में पढ़ा, अलग से इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सेम ग्राउंड्स जो हमने प्री ग्रांट और पोस्ट ग्रांट में पढ़े थे, सेम ग्राउंड्स यहां पर भी रिपीट हो जाएंगे। ये वही ग्राउंड्स हैं जिसके बेसिस पर सेक्शन 64 में आप ऑपोजिशन के एप्लीकेशन को फाइल कर सकते हो। ओके, देन सेक्शन 65, डायरेक्शन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर रिवोकेशन। पेटेंट कैन बी रिवोक्ड रिलेटिंग टू एटॉमिक एनर्जी फॉर विच नो पेटेंट इज ग्रांटेड। बाय चांस आपने एप्लीकेशन दी है किसी इन्वेंशन का विच इज रिलेटेड टू एटॉमिक एनर्जी, तो उसका पेटेंट रिवोक कर सकते हैं। बड़ा आसान है, हालांकि हमने पहले देखा था कि नॉन पेटेंटेबल ही है, लेकिन बाय चांस एरर में आपके इन्वेंशन को एक्सेप्ट कर लिया है तो इसको भी हम रिवोक कर सकते हैं। सो क्या करना पड़ेगा, गिव नोटिस टू पेटेंटी, गिव अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड,
कंट्रोलर जजमेंट पास करेगा और अगर पेटेंट को मेंटेन करा तो पेटेंट इज गिवन ऑप्शन टू अमेंड। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका इन्वेंशन प्योरली एटॉमिक एनर्जी का नहीं होता है, आपके इन्वेंशन में एटॉमिक एनर्जी के सब्सटेंस को यूज कर रहे हैं 1%, जैसे यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम 1%, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को 1% यूज कर रहे हो। नाउ अगर 1% भी यूज करा, क्या आपका इन्वेंशन एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड हो गया? यस। तो वो बोलेगा भैया ये एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड है, पेटेंट हमको रिवोक करना पड़ेगा। बाय चांस हम अपने पेटेंट को रिवोक नहीं करवाना चाहते तो ये जो एटॉमिक एनर्जी वाला हिस्सा है ना, इसको हटा दो, इसको अमेंड कर दो, तो हम तुम्हारे पेटेंट को मेंटेन करेंगे, अदरवाइज इसको रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है। सेक्शन 66, सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली भी क्या कर सकता है? पेटेंट को रिवोक कर सकता है। पेटेंट कैन बी रिवोक बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन पब्लिक इंटरेस्ट if it is mischievous to government or if it is prejudicial to public। अगर कोई इन्वेंशन गवर्नमेंट के अगेंस्ट या फिर पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट या फिर पब्लिक वेलफेयर के अगेंस्ट क्रिएट करा गया हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली भी उस इन्वेंशन को या पेटेंट को रिवोक कर सकती है। आसान। फिर आखिरी में आपके कोर्स में कुछ रखे गए थे इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स। इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स के बहुत सारे सेक्शंस हैं, 133 से 139 तक। जरा इसको हम लोग फटाफट देख लेते हैं, है ना। ये लास्ट टॉपिक है हमारा पेटेंट का, उसके बाद हम लोग दूसरा टॉपिक शुरू कर देंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले सेक्शन 133। सेक्शन 1 देखो क्या हुआ है, आपके मॉड्यूल में इनको डिटेल में नहीं समझाया है, हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि आपको एग्जामिनेशन के पर्पज से इन सेक्शंस में क्या क्या याद रखना है। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन 133। सेक्शन 133 रिलेट्स टू पेरिस कन्वेंशन ट्रीटी और ये बताता है कि कन्वेंशन कंट्री क्या होती है। सेक्शन 133 बताता है कन्वेंशन कंट्री क्या होती है। अब हमको मालूम है दो प्रकार के पीसीटी होते हैं हमारे, पेरिस कन्वेंशन ट्रीटी एंड पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी। बहुत बढ़िया। सेक्शन 133 रिलेट्स टू पेरिस कन्वेंशन ट्रीटी, जिसमें वो कन्वेंशन कंट्री को डिफाइन करता है। बोलता है अ कन्वेंशन कंट्री इज अ कंट्री विच इज सिग्नेटरी और अ पार्टी और अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज, यूनियन ऑफ कंट्रीज एटसेट्रा एटसेट्रा, to which India is also a signatory or party and which affords to applicants for patents in India or citizens of India similar privileges as are granted to their own citizens। क्या बोलता है, कैसे याद रखना है इसको? देखो, कन्वेंशन कंट्री में क्या क्या आता है? ऐसी कंट्रीज या कंट्री या ग्रुप ऑफ कंट्री या यूनियन ऑफ कंट्री या इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने इस एग्रीमेंट को साइन करा। कौन सा एग्रीमेंट है ये? पेरिस कन्वेंशन ट्रीटी। इन्होंने क्या क्या साइन करा होगा? ट्रीटी या इंटरनेशनल ट्रीटी। दिस ट्रीटी कैन बी बायलैटरल। बायलैटरल मतलब दो कंट्रीज के बीच में साइन हुआ है। इट कैन बी रीजनल, इट कैन बी अ कन्वेंशन अग्रीमेंट ऑल्सो। इसका मतलब यूं समझो कि कंट्रीज या ग्रुप ऑफ कंट्रीज ने किसी भी ट्रीटी अग्रीमेंट को साइन करा अंडर पेटेंट पेरिस कन्वेंशन अग्रीमेंट, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कन्वेंशन कंट्री। और एक्चुअली इस अग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि अगर एक फॉरेन कंट्री जो राइट्स और प्रिविलेजेस एक इंडियन सिटीजन्स को देगी, वही राइट्स एंड प्रिविलेजेस इंडिया उन फॉरेन सिटीजन्स को देगी। ये भी हो सकता है, समझना, यूएस इंडियन सिटीजन्स को ज्यादा प्रिविलेजेस देता है तो हम भी यूएस सिटीजन्स को ज्यादा प्रिविलेजेस देंगे। चाइनीज इंडियन सिटीजन्स को कम प्रिविलेजेस देता है तो हम भी चाइनीज सिटीजन्स को इंडिया में कम प्रिविलेजेस देंगे। इसी को हम क्या बोलते हैं? मैंने आपको समझाया था, टिट फॉर टैट। ये 134 में भी कवर होगा। क्लियर? सेक्शन 134 क्या बोलता है? नॉट कन्वेंशन वेयर एनी कंट्री डज नॉट अकॉर्ड टू सिटीजन्स ऑफ इंडिया द सेम राइट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ पेटेंट्स एज इट अकॉर्ड्स टू इट्स ओन नेशनल्स, no national of such country shall be entitled either solely or jointly with any other person in India। क्या to apply? अच्छा पहले समझ लो बोल क्या रहे हैं सेक्शन 134। अगर कोई फॉरेन कंट्री इंडियन सिटीजन्स को राइट्स और प्रिविलेजेस नहीं देती है तो उन कंट्री के सिटीजन्स को इंडिया में भी कोई राइट्स और प्रिविलेज का हक नहीं है। वो इंडिया में क्या क्या अप्लाई नहीं कर सकते? टू अप्लाई फॉर पेटेंट टू बी रजिस्टर्ड एज प्रोप्राइटर, टू बी रजिस्टर्ड एज असाइनी ऑफ प्रोप्राइटर। कुछ फॉरेन सिटीजन्स शैतान होते हैं, वो क्या करते हैं? उन्होंने बोला यार हमारी कंट्री इंडियन सिटीजन्स को एंटरटेन नहीं करती है तो हमको मालूम है इंडिया में हमको एंटरटेनमेंट नहीं मिलेगा, तो एक काम करते हैं, एक फॉरेन पर्सन ने, एक फॉरेन सिटीजन ने एक इन्वेंशन करा, उसको इंडिया में रजिस्ट्रेशन करवाना है लेकिन नहीं हो रहा है, ट्रीटी नहीं है, तो वो क्या करता है? इस इन्वेंशन का रजिस्ट्रेशन के लिए वो एक इंडियन को अप्रोच करता है। वो इंडियन को बोलता है तो अपने नाम से रजिस्ट्रेशन ले ले, बाद में मुझे ये असाइन कर देना।
तो असाइनी भी आप नहीं बन सकते। क्लियर? थर्ड, टू अप्लाई फॉर अ लाइसेंस और होल्ड एनी लाइसेंस अंडर पेटेंट ग्रांटेड अंडर द एक्ट, मतलब आप असाइनी भी नहीं बन सकते हो या किसी इंडियन सिटीजन से लाइसेंस भी नहीं ले सकते उस पेटेंट का। दैट मीन्स आपको कोई भी राइट्स एंड प्रिविलेजेस नहीं मिलेंगे, ना आप ओनर बन सकते हो, ना असाइनी बन सकते हो, और ना लाइसेंसी बन सकते हो। ये कौन बोलता है? सेक्शन 134। क्लियर? देन वी गो विद सेक्शन 135। क्या बोलता है 135? वो बोल रहा है अगर आप पेरिस कन्वेंशन में आते हो, सो कन्वेंशन एप्लीकेशन हैज टू बी मेड विद इन 12 months फ्रॉम द फर्स्ट फाइलिंग डेट। याद आ रहा है क्या? इंटरनेशनल एप्लीकेशन में कितने महीने होते हैं? 31 months। कन्वेंशन एप्लीकेशन में कितने महीने होते हैं? 12 months। वो वही बोल रहा है कि फर्स्ट एप्लीकेशन से 12 महीने के अंदर दूसरी एप्लीकेशन चली जानी चाहिए। वेयर एप्लीकेशन हैव बीन मेड फॉर सिमिलर प्रोटेक्शन in 2 or more convention countries, period of 12 months shall be reckoned from the date on which earlier or earliest of the said application was made। ये भी हमने समझा हुआ है। आपने सबसे पहली एप्लीकेशन लगाई चाइना में ऑन 1 जनवरी, फिर यूएस में, यूके में, इंडिया में एक्सेट्रा। वो बोल रहा है कि जब आप किसी कंट्री में कन्वेंशन एप्लीकेशन लगाते हो तो 12 महीने का टाइम कहां से देखना है? जिस कंट्री में आपने सबसे पहले एप्लीकेशन लगाई थी, दैट इज फ्रॉम चाइना, दैट इज 1 जनवरी। तो 1 जनवरी के 12 महीने के अंदर सारी एप्लीकेशंस फाइल हो जाना चाहिए। इन केस ऑफ एप्लीकेशन फाइल्ड अंडर पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी डेजिग्नेटिंग इंडिया एंड क्लेमिंग प्रायोरिटी फ्रॉम अ प्रीवियसली फाइल्ड एप्लीकेशन इन इंडिया, प्रोविजन शैल अप्लाई एज ए प्रीवियसली एप्लीकेशन वर द बेसिक एप्लीकेशन। However, request or examination under section 11B shall be made only for the one of the applications filed in India। वो क्या बोल रहा है अच्छे से समझो। किसी ने इंडिया में एप्लीकेशन लगाई, किसी ने इंडिया में एप्लीकेशन लगाई और वो अपने इन्वेंशन को फॉरेन कंट्रीज में भी फाइल करना चाहता है, तो वो बोल रहे हैं कि 12 महीने की डेट आपको कहां से देखनी है? जब आपने उस एप्लीकेशन को इंडिया में फाइल करा। सबसे पहले आप क्या कर रहे हो? इंडिया में डेजिग्नेट कर रहे हो उस एप्लीकेशन को, तो 12 महीने कहां से देखना? इंडिया। नाउ इंपॉर्टेंट, you have 2 applications, file request for examination, one of these applications get forwarded and other is rejected। अब बहुत ध्यान से समझना भैया, something very very important। कभी कभी हम ऐसा करते हैं कि हमने इंडिया में ऑर्डिनरी एप्लीकेशन लगा दी, हमने इंडिया में ऑर्डिनरी एप्लीकेशन लगाई। व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्डिनरी एप्लीकेशन? यू ओनली वांट टू रजिस्टर दैट एप्लीकेशन इन इंडिया, लेकिन अब आपको लगा कि नहीं यार, अपने को अब दूसरी कंट्री में भी अपने इन्वेंशन का रजिस्ट्रेशन करवाना है, तो आपने अब इंटरनेशनल एप्लीकेशन भी लगा दी। अब कंट्रोलर के पास कितनी एप्लीकेशन है? 2 एप्लीकेशन है। अब 2 एप्लीकेशन को प्रोसेस करने के लिए, प्रोसेस के पहले हम हमेशा वापस कौन सी एप्लीकेशन लगाते हैं? एग्जामिनेशन के एप्लीकेशन। मैंने बोला ये बड़ा स्ट्रेंज है, एग्जामिनेशन की एप्लीकेशन भी अपने को देनी पड़ती। अब आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आपको एप्लीकेशन कौन सी आगे बढ़ानी है, वो ऑर्डिनरी एप्लीकेशन की इंटरनेशनल एप्लीकेशन। ऑर्डिनरी एप्लीकेशन को एग्जामिनेशन के लिए आगे करना चाहते हो तो इंटरनेशनल एप्लीकेशन आपकी रिजेक्ट हो जाएगी। इंटरनेशनल एप्लीकेशन को आगे बढ़ाना चाहते हो तो ऑर्डिनरी एप्लीकेशन आपकी रिजेक्ट हो जाएगी। सेम इन्वेंशन की 2 एप्लीकेशन एग्जामिनेशन के लिए नहीं जाएगी, यू हैव टू चूज वन। सेम इन्वेंशन की 2 एप्लीकेशन एग्जामिनेशन में नहीं जाएगी, यू हैव टू चूज वन। सो अगर इंडिया वाली सिलेक्ट करते हो तो इंटरनेशनल एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी, इंटरनेशनल चूज करते हो तो इंडिया वाली रिजेक्ट हो जाएगी। इसलिए सबसे पहले हमने यही पढ़ा था, 1 एप्लीकेशन फॉर 1 इन्वेंशन। ठीक है। सेक्शन 136, एवरी कन्वेंशन एप्लीकेशन इज टू बी अकंपनीड बाय कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। हमने पढ़ा था कभी भी किसी भी इंटरनेशनल एप्लीकेशन या कन्वेंशन एप्लीकेशन के साथ प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन नहीं किया जाता, हमेशा क्या फाइल करते हैं? कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। आपको इसकी अर्लीस्ट फाइलिंग डेट स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। अर्लीस्ट फाइलिंग डेट मतलब आपने सबसे पहले इस एप्लीकेशन को कौन सी कंट्री में लगाया। ठीक है। स्टेट दैट नो एप्लीकेशन बिफोर अर्लीस्ट फाइलिंग डेट। आपको एक डिस्क्लेमर, सत्यापित एफिडेविट देना पड़ेगा कि आपने बोला कि हमने इस एप्लीकेशन को सबसे पहले 1 जनवरी को फाइल करा था, तो आपको एफिडेविट देना पड़ेगा कि 1 जनवरी के पहले आपने किसी भी कंट्री में एप्लीकेशन को फाइल नहीं करा।
बाय चांस मालूम पड़ गया बाद में तो यही एफिडेविट के बेसिस पर आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल में इंक्लूड क्लेम्स इन रिस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट्स और एडिशंस ऑफ इन्वेंशन। कभी कभी ऐसा होता है कि कंप्लीट स्पेसिफिकेशन हम फाइल करते हैं तो वो बोल रहा है कंप्लीट स्पेसिफिकेशन में सारी डिटेल्स आ जाना चाहिए कि अगर आपने फर्स्ट एप्लीकेशन के बाद इन्वेंशन में कुछ डेवलपमेंट्स भी हुए वो भी आपको फाइल करने पड़ेंगे। कैसे, समझना बहुत ध्यान से। हमने चाइना में 1 जनवरी को एप्लीकेशन फाइल करी, इंडिया में हम उसी इन्वेंशन के एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं ऑन 1 जून, विद इन 12 मंथ्स फाइल कर रहा हूं, लेकिन 5 महीने के अंदर मैंने अपने इन्वेंशन में कुछ डेवलपमेंट्स भी कर लिए, तो उन डेवलपमेंट्स को भी इंडिया के एप्लीकेशन के साथ फाइल कर दे। ऐसा नहीं है कि कंप्लीट स्पेसिफिकेशन जो चाइना में फाइल करा है उसकी फोटोकॉपी यहां पर लगा दी। जितना भी 5 महीने में आपने आपके इन्वेंशन में एडिशंस करे हैं और डेवलपमेंट्स करे हैं वो भी फाइल करना है। कन्वेंशन एप्लीकेशन कैन बी पोस्ट डेटेड, ensure that 12 months from original application filing date doesn't get extended। चाइना में एप्लीकेशन लगाई थी 1 जनवरी को, इंडिया में आप 1 जून को लगाना चाहते हो तो 1 जून की एप्लीकेशन को आप पोस्ट डेट कर सकते हो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कितना, 12 महीने तक। 1 जनवरी से 12 महीने तक आप उसको पोस्ट डेट कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। सेक्शन 137 आपके मॉड्यूल में नहीं दिया है इसलिए आउट ऑफ कोर्स रखा हुआ है। क्या पढ़ रहे हैं आप? Section 138, applicant of a convention application to furnish in addition to complete specification copies of specification or corresponding documents filed or deposited by applicant in patent office of convention country and verified in prescribed manner। उसने बोला है जब आप किसी भी कंट्री में इंक्लूडिंग इंडिया कन्वेंशन एप्लीकेशन फाइल करते हो तो उसके पहले जिस जिस कंट्री में आपने एप्लीकेशन कंप्लीट स्पेसिफिकेशन और डॉक्यूमेंट्स फाइल करे हैं उन सारे डॉक्यूमेंट्स और स्पेसिफिकेशन की कॉपी भी आपको फाइल करनी पड़ेगी। जैसे इंडिया में आप एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो 1 जून को, इसके पहले आप 3 कंट्रीज में एप्लीकेशन ऑलरेडी फाइल कर चुके हो, तो उन सारी एप्लीकेशन की कॉपी, उन सारे के सारे कंप्लीट स्पेसिफिकेशन और डॉक्यूमेंट्स फोटोकॉपी कर आपको इंडिया में देना पड़ेगा कि हमने ये डॉक्यूमेंट्स चाइना में फाइल करे, ये डॉक्यूमेंट्स रशिया में फाइल करे, ये डॉक्यूमेंट्स यूएस में फाइल करे। ऐसी पूरी कंप्लीट फाइल आपको देनी पड़ेगी। इफ एनी स्पेसिफिकेशन और डॉक्यूमेंट इज इन अ फॉरेन लैंग्वेज, ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश शुड बी डन। क्या मतलब है? आपने चाइना में जो एप्लीकेशन लगाई दैट वाज इन मैंडेरियन, यूएस में लगाया वो इंग्लिश, रशिया में लगाया वो भी इंग्लिश। तो यूएस और रशिया के एप्लीकेशन के साथ प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम किसके साथ होगी? चाइना। तो चाइनीज एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट्स और स्पेसिफिकेशन को आपको किस में ट्रांसलेट करना पड़ेगा? इंग्लिश में, तो जाके आप सबमिट करोगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज पेटेंट एजेंट। बड़ा आसान है। पेटेंट एजेंट कौन होता है? जिसको पेटेंट ऑफिस से लाइसेंस मिला है। बताओ इसको लाइसेंस कब मिलेगा? जब ये पेटेंट एग्जामिनेशन पास करेगा। सो इज अ पर्सन हु इज ऑथराइज्ड फ्रॉम पेटेंट ऑफिस, इसको एक लाइसेंस मिलता है और वो पेटेंट फील्ड में प्रैक्टिस कर सकता है। ठीक है, ओके। अब ये क्या क्या करेगा? अपने क्लाइंट्स की एप्लीकेशन लगाएगा, उनमें अपील्स के लिए मदद करेगा, ऑब्जेक्शंस के लिए मदद करेगा। इसका मतलब जो एक सीए, सीएस या लॉयर करता है वो सारी चीजें पेटेंट के रिस्पेक्ट में कौन करेगा? पेटेंट एजेंट करेगा। आसान है। देन यू हैव अपील्स टू हाई कोर्ट। उन्होंने बोला नो अपील शैल लाई from any decision, direction made or issued under this act by central government or from any act or order of controller for a purpose। वो बोल रहा है कि अगर इस एक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट या कंट्रोलर ने जो डिसीजन दिया उसके अगेंस्ट कोई अपील फाइल नहीं कर सकते एक्सेप्ट अंडर दीज सेक्शंस। तो अब इतने सारे सेक्शन के नंबर हम प्रैक्टिकली याद नहीं रख सकते, तो इसको ऐसे ध्यान रखें, कुछ सेक्शंस को छोड़कर कंट्रोलर और सेंट्रल गवर्नमेंट के डिसीजंस के अगेंस्ट हम अपील फाइल नहीं कर सकते। समझ में आया? तो इसको इलॉबरेशन में समझाया नहीं है, सो वी डोंट एक्सपेक्ट दिस वन इन एग्जामिनेशन। चल, पेटेंट समझ में आया ऑन अ ब्रॉडर बेसिस। ठीक है।